हम सभी को पता है कि हमारा देश पहले स्वतंत्र नहीं था। कुछ साल पहले ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और इस स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने कीमत चुकाई है, जिनमें से कुछ का नाम हम जानते हैं, कुछ का नहीं जानते। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम कभी सामने आए ही नहीं। कुछ ऐसे ही व्यक्ति पर आधारित है यह आज का पाठ, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। इनके बारे में जान लेते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। यह रचना आपकी पुस्तक में इसीलिए रखी गई है कि आप इससे कुछ सीखें। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जो आज का हमारा पाठ है उसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, अर्थात जिसका पत्थर के समान कठोर हृदय हो वो भी द्रवित हो जाएगा इस घटना को पढ़कर या सुनकर। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। मुख पर करुणा थी और उम्र में भी कम थी, जिसे देखकर सेनापति को दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति
क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका: आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति: यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका: आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य बोध के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। सेनापति ने कहा दुखी होकर कि ये मेरा कर्तव्य है, काम है मेरा, ये मुझे करना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटर्म वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटर्म: गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटर्म: आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटर्म ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इसी क्षण क्रूर जनरल आउटर्म की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त होगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है
उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। आधी रात के समय चांद की रोशनी में एक बालिका साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नाना साहब के महल या राजभवन के अवशेषों पर बैठकर रो रही थी। पास ही जनरल आउटर्म की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटर्म भी वहां पहुंच गया। कराल यानी डरावना, भयानक। जनरल आउटर्म भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटर्म ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, दुखी होकर बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने, पत्थर के समान हृदय वाले जनरल ने, कठोर हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस पाठ में कुछ तत्सम, तद्भव आदि शब्द भी आए हैं। जैसे तत्सम शब्द हैं आर्त, पाषाण, सौंदर्य आदि। उपसर्ग भी आए हैं जैसे असंभव, सुविशाल, सुप्रसिद्ध। संधियां भी आई हैं जैसे वृद्धावस्था, वृद्ध, धन अवस्था, जिसमें दीर्घ स्वर संधि है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजने हैं ग्रुप पर। मैं इसे एक बार पढ़ देती हूँ। आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और आदर दोनों मिले। सरकारों ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कई वर्ष पहले पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वे रुपये वहीं वापस कर दिए। कहा, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। उस ध्येय पथ पर हमारे कितने ही साथी अपना सर्वस्व निछावर कर गए, शहीद हो गए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो 51,000 रुपये दिए गए हैं उस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बना दिया जाए, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे याद आता है सन 1937 का ज़माना, जब कुछ क्रांतिकारी साथियों ने गाजियाबाद तार भेजकर भाभी से चुनाव लड़ने की प्रार्थना की थी। भाभी ने तार से उत्तर दिया, चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, अतः लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुल्क के स्वाधीन होने के बाद की राजनीति भाभी को कभी रास नहीं आई। अनेक शीर्ष नेताओं से निकट संपर्क होने के बाद भी वे संसदीय राजनीति से दूर ही बनी रहीं। शायद इसलिए अपने जीवन का शेष हिस्सा नई पीढ़ी के निर्माण के लिए अपने विद्यालय को उन्होंने समर्पित कर दिया। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। अगला प्रश्न है, दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप प्रदान किए गए रुपए लेने से इनकार क्यों कर दिया। दुर्गा भाभी संसदीय राजनीति से दूर क्यों रहीं। आज़ादी के बाद उन्होंने अपने को किस प्रकार व्यस्त रखा। दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर भेजेंगे ग्रुप पर। यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, इनको आपको कॉपी पर नोट करना है। अल्पवयस, कम उम्र, भग्नावशिष्ट, खंडहर, इतिहासवेत्ता, इतिहास का जानकार। हिंदू पंच, जिसका उल्लेख आया है पाठ में, अपने समय की चर्चित पत्रिका हिंदू पंच का प्रकाशन 1926 में कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक थे ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इसका बलिदान अंक निकला, जिसे अंग्रेज सरकार ने तत्काल जब्त कर लिया। चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है।